हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स का नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा उनको मैं इन ब्रीफ बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स यानी सॉल्यूशन के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, तो मैंने पानी लिया और उसमें डाला ग्लूकोज। अब ये ऑरेंज फ्लेवर्ड ग्लूकॉन डी है। कहीं आप सोचो मैम क्या दिखा रही है, ये सोल्यूशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है और इसमें क्या डाला है, ग्लूकोज। तो कंसंट्रेशन टर्म हमें ये बताती है भाई पानी तो इतना है, 1 ग्लास वाटर है, उसमें मैंने कितना ग्लूकोज डाला है, सिंपली ये बताती है कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। लेकिन इसको बताने के तरीके जो है वो अलग अलग हैं, जिनका नाम है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी एंड सो ऑन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था मोलैरिटी के बारे में, जिसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी मोलैरिटी मुझे ये बताएगी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम मैंने ग्लूकोज डाला। ग्राम क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कह रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कितने ग्राम है। तो सिंपली कंसंट्रेशन टर्म मुझे क्या बता रही है कि कितने पानी में मैंने कितना ग्लूकोज या कोई भी सोल्यूट लिया है, ठीक है। सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है। सोल्यूट वो होती है जो कम अमाउंट में है, जैसे कि इस सॉल्यूशन में कम अमाउंट में क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूट, और ज्यादा अमाउंट में क्या है, सॉल्वेंट। बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट की। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं मोलैरिटी। हमने यानी बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो लास्ट क्लास में हमने करा था मोलैरिटी, उसके हमने बेसिक से न्यूमेरिकल्स किए थे, और आज हम करेंगे सबसे पहले मोलैरिटी और उसके बेसिक न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अदर कंसंट्रेशन टर्म्स को, और साथ ही साथ करेंगे आज एडवांस न्यूमेरिकल्स। आज कंसंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो मोलैरिटी क्या है? मैंने आपको बोला कि अगर मेरे पास जो एक ग्लूकोज सॉल्यूशन है, सपोज अगर मैं कहती हूँ 2 मोलर सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है, अगर मैं आपसे कहती हूँ 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसका मतलब मुझे ये पता है कि 1 लीटर पानी में 2 मोल्स ग्लूकोज है। क्लियर? मोलैरिटी का मतलब क्या था, ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने कहा 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसका मतलब था 1 लीटर पानी में, सॉरी 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स है ग्लूकोज के, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास है, यानी हमें पता चल जाएगा कितने ग्राम ग्लूकोज है। यानी मोलैरिटी हमें बताती है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स या कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, राइट। अब आज हमें करना है मोलैलिटी। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है 1 केजी सॉल्वेंट में, अगर सॉल्वेंट पानी है तो 1 केजी पानी में कितना ग्राम या कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो। मोलैरिटी ने बताया था 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम या मोल्स प्रेजेंट हैं ग्लूकोज के। मोलैरिटी बताएगी 1 केजी वाटर में कितने मोल्स या ग्राम है सोल्यूट के या ग्लूकोज के, राइट। तो अब देखो एक क्वेश्चन बेसिक, इसका एक बेसिक न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज और बता दूं आपको। देखो सीयूईटी का एग्जाम भी देना है नेक्स्ट ईयर, राइट, और अदर कॉम्पिटिशन्स भी फेस करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे पूछा जाता है कि कौन सी टर्म जो है इन दोनों में से वो ज्यादा अच्छी है या कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आप देखो मोलैरिटी में या मोलैलिटी में ऊपर तो सेम है नंबर ऑफ मोल्स, डिफरेंस कहाँ है, मोलैरिटी में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो आपका मोलैरिटी है वो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, जबकि ये होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। या हम कह सकते हैं मोलैलिटी टर्म जो है वो ज्यादा प्रेफर्ड है ओवर मोलैरिटी। तो चलिए अब एक बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं मोलैलिटी का। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, राइट। तो 75 ग्राम बेंजीन में आपने डाला है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आपको वैसे पता चल रहा होगा कि हमने बेंजीन में डाला है एसिटिक एसिड, इसका मतलब बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, और क्योंकि डाला है एसिटिक एसिड तो ये क्या है, सोल्यूट है। जिनको नहीं भी पता चल रहा वो भी पहचान सकते हैं, मैंने बताया जिसका अमाउंट ज्यादा वो होता है सॉल्वेंट। तो ये है 75 और ये है 2.5, ठीक है। तो इससे भी पता चल रहा है ये है सॉल्वेंट। तो पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। दूसरी बात, जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं पता, अगर 11th वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो मेनली उनको मे भी फॉर्मूले ना पता हो, क्योंकि अभी उन्होंने फॉर्मूले पढ़े नहीं है। 12th वालों को पता होने चाहिए, नहीं भी पता तो ऑर्गेनिक में सब कवर करेंगे। तो अब आप देखो, आपको निकालनी है मोलैलिटी। तरीका क्या है न्यूमेरिकल करने का, जो आपको निकालना है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखो। हमने लिख लिया मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका गिवन मास, सोल्यूट का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के। तो अब आप देखो गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 2.5 ग्राम। तो गिवन
मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होगा इसका, आप कैलकुलेट कर लो। कार्बन का मास 12 प्लस 3, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो 16 2 32 प्लस 1। जब आप इन सबको ऐड करोगे ये आ जाएगा 62, राइट। अपॉन आपको क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम, पर ये ग्राम में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो इसको डिवाइड करना होगा किससे, 1000 से, और सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते, ये मैंने आपको सिर्फ कांसेप्ट समझाने के लिए बताया है। अब हम सबसे पहले इन ब्रीफ जो अदर कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम मोलैरिटी और मोलैलिटी के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन करेंगे, और फिर हम मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स आज कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो छोटी छोटी कंसंट्रेशन टर्म्स है पहले मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज। तो ये बहुत सिंपल है, परसेंटेज। जैसे आपकी परसेंटेज आई 40%, सॉरी ये बहुत कम हो गई, चलो 90% ले लेते हैं। आपकी परसेंटेज आई 90%, तो इसका क्या मतलब है, आपने कहा कि 90% है, तो 90% का मतलब क्या है, 90 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, 100 में से 90, यही होता है 90%। तो सिमिलरली ये क्या है, जो मार्क्स आपके आए हैं ये क्या है, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो सेम ऐसे अब आपको सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालनी है, तो अपॉन में क्या आएगा, ये क्या था भाई, टोटल मार्क्स, तो नीचे क्या आएगा, टोटल मास। टोटल मास किसका होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का, यानी किसका मास, सॉल्यूशन का मास। तो नीचे क्या आने वाला है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मार्क्स आते हैं, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो टोटल का मास आएगा नीचे, यानी सॉल्यूशन का, और ऊपर मास ऑफ सोल्यूट। मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हमें क्या बता रही हैं, सोल्यूट के बारे में बता रही हैं। पानी में कितना ग्लूकोज है उसके बारे में बता रही है, सभी में ऊपर सोल्यूट आता है। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म आप ले लो, ऊपर क्या रहेगा, सोल्यूट। तो परसेंटेज क्या हो गई, जितने मार्क्स आपके आए अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो कैलकुलेट करना बहुत इजी है, जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो, जितने मार्क्स आए वो ऊपर रखते हो, तो जितना सोल्यूट का मास है वो ऊपर रखोगे, अपॉन टोटल मार्क्स आप कहाँ रखते हो, नीचे। तो टोटल मार्क्स का मतलब टोटल मास सॉल्यूशन का मास रखोगे इनटू 100, ठीक है। तो देखो इस पे बेस तो न्यूमेरिकल कम ही पूछे जाते हैं, 1 मार्क एमसीक्यू में आ सकता है आपके बोर्ड में, बस इससे ज्यादा नहीं है इसका। लेकिन एप्लीकेशन है मोलैरिटी और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स करने में, वो क्या है अभी देखेंगे। इससे पहले जो परसेंटेज है वो 3 तरह से एक्सप्रेस हो सकती है, ज्यादातर होती है बाय मास, यानी वेट बाय वेट, कभी कभी वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो जाती है। ये आपका सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब क्या है, आपको दिया होगा परसेंटेज बाय मास। बाय मास का मतलब वेट बाय वेट, मास ऑफ सोल्यूट भी क्या है, वेट है, तो इसका मतलब ये भी किसमें लेना है आपको, ग्राम में, और अपॉन में भी वेट है, तो ये भी किसमें लेना है, ग्राम में। जैसे कि अगर मैं आपसे कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 40% ग्लूकोज सॉल्यूशन है बाय मास, मैंने क्या लिख दिया, बाय मास, आपके क्वेश्चन में आ गया। ये इसका एप्लीकेशन है जो मोलैरिटी और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। मैंने आपसे कहा 40% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, 40% का मतलब क्या है, 40 कितने में से, 40 मार्क्स आए कितने में से आए, 100 में से 40 आए, दैट इज 40%। अब मुझे पता चल गया टोटल सॉल्यूशन कितना है 100, और उसमें से ग्लूकोज कितना है 40। टोटल सॉल्यूशन 100 है, उसमें से ग्लूकोज कितना है 40, पर 100 क्या है, ml है, ग्राम है, क्या है, मैंने बोला है बाय मास, यानी वेट बाय वेट। 100 भी ग्राम है, इसका भी वेट लेना है, और 40 भी ग्राम है, इसका भी वेट लेना है। सोल्यूट ऊपर रहता है, सॉल्यूशन नीचे, तो वेट बाय वेट का मतलब या बाय मास का मतलब ये ग्राम में हमें लेनी है। अगर सपोज क्वेश्चन में आ गया 40% ग्लूकोज सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, अब की बार लिख के आ गया आपका वेट बाय वॉल्यूम, तो क्या चेंज होगा, 40% का मतलब तो सेम है, 100 में से 40 है, पर अब की बार वेट, सोल्यूट का तो वेट लेना है यानी 40 ग्राम है, पर 100 का वॉल्यूम लेना है, यानी 100 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम क्या है, सोल्यूट है। आई होप आपको क्लियर होगा। परसेंटेज का मतलब जनरली बाय मास आता है। अगर आपको 40% दिया है, 60% दिया है, 60% का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 60 ग्राम क्या है, सोल्यूट है। लेकिन अगर ब्रैकेट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो आप क्या लोगे, 100 ml सॉल्यूशन में से 60 ml क्या है, सोल्यूट है, राइट। तो ये इसका एप्लीकेशन है जो आपका यूज होगा। तो अभी हम मोलैरिटी का एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा एडवांस बेसिक लेवल से, तो उसमें मैं इसका यूज आपको दिखा दूंगी। पहले ये देख लो, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आपसे कहा है मास परसेंटेज निकालनी है, अब परसेंटेज निकालनी है, पर मास परसेंटेज 90% और मोर देन 90% इसी पे बात होती है। तो मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, बेंजीन की निकालनी है। जिसकी आपको मास परसेंटेज निकालनी
रखोगे तो ऊपर किसका मास रखोगे, बेंजीन का। If 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is present, they are dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4। यानी नीचे क्या होता है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका ऊपर रखते हैं, तो बेंजीन की परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है, तो मास ऑफ बेंजीन आ गया ऊपर। अपॉन में क्या आता है, टोटल। टोटल का मतलब सोल्यूट का भी मास प्लस सॉल्वेंट का भी मास, यानी यहाँ लोगे आप मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 और कर दोगे इनटू 100। आई होप बहुत इजी है, ठीक है। तो कितना गिवन है आपको देख लो, मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है, 22 ग्राम बेंजीन है जो डिसॉल्व हो रहा है 122 ग्राम CCl4, तो 22 प्लस 122 आपको लेना है नीचे और इनटू 100, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा इससे मास परसेंट। तो गाइस जैसे भी हमने परसेंटेज किया था वैसे ही हमारी नेक्स्ट टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ नहीं है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। भाई परसेंटेज किस में से होती है, 100 में से। पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 की पावर 6 लगाना है आपको। तो जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज का, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब क्या आएगा, 100 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁶, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है। तो ये जनरली इंप्योरिटी को निकालने के लिए यूज होता है कि वाटर में कितनी इंप्योरिटी है, मतलब बहुत छोटा अमाउंट, ठीक है, तब ये रिप्रेजेंट करते हैं पीपीएम से। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करते हैं। कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड HCl कंटेन्स 38% HCl बाय मास। इस लाइन का मतलब अब आप समझ गए होंगे, 38% HCl बाय मास। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब 100 और बाय मास है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 38 ग्राम हमारा क्या है, HCl, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन है, ये आपको लाइन गिवन रहती है, तो इसका मतलब 38 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी। तो जो भी चीज मैंने आपको पहले भी बताया है, न्यूमेरिकल करने का तरीका, जो भी चीज आपको निकालनी है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखो। आपको निकालनी है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी आपको सिर्फ दो चीज चाहिए, एक चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और एक चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका गिवन मास, सोल्यूट का। तो क्या आपको सोल्यूट का मास गिवन है, यस। तो इसका मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास कितना है, 38 डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्योंकि मुझे नाम गिवन है तो मोलर मास निकल जाएगा। Cl का होता है 35.5 प्लस 1 होता है हाइड्रोजन का, तो क्या आ गया 36.5। तो यहाँ से मेरे कैलकुलेट हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्या मेरे पास वॉल्यूम है, नहीं, और वॉल्यूम नहीं है और डेंसिटी है। जब भी डेंसिटी है तो आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि मेरे पास डेंसिटी है। अच्छा डेंसिटी किसकी, हमेशा सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये किसकी डेंसिटी। डेंसिटी ऑलवेज आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन की दी होती है। तो आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये तो हमें इस लाइन से ही पता चल गया था, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो बस डेंसिटी आपको गिवन है, मास आपको गिवन है, तो आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास, 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1.19 ग्राम, राइट। तो आपने जब यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, करके देख लेना, 84.03। और वॉल्यूम निकला है लेकिन यूनिट क्या निकलेगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब था और ये ग्राम था। तो आपका जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसकी यूनिट ग्राम थी, इसकी यूनिट थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो आपका आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब में। पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लगाना होता है, लीटर में। सेंटीमीटर क्यूब या ml एक ही बात है, 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ml को लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1000 से डिवाइड करके। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0840 लीटर। तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए गिवन मास अपॉन मोलर मास से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर भी आ गया। अब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे और आपका फाइनल आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, आपकी मोलैरिटी आ जाएगी 12.38, राइट। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा, ठीक है। अब हम एक और कंसंट्रेशन टर्म है उसकी भी बात करेंगे, पर उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो आप मोलैरिटी कैसे निकालोगे। देखो गाइस, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आपका शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्मूला है बिल्कुल, जो अगर आपको एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ जाए या कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, झट से वो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर निकाल लेना है।
लेकिन बोर्ड में आपकी होती है स्टेप मार्किंग, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है। तो मैं यहाँ दोनों तरह से डिस्कस करूंगी, एक लॉन्ग मेथड भी, स्टेप बाय स्टेप मेथड भी, और एक शॉर्ट ट्रिक भी, ठीक है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं कि आपको मोलैरिटी गिवन होती है और आपको पूछी जाती है मोलैरिटी क्या है। तो देखो एक तो इसके लिए है शॉर्ट ट्रिक, जो कि फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, पर शॉर्ट ट्रिक की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लो। यहाँ आपको निकालनी है क्या, मोलैरिटी। तो आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिया, क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी, राइट। ये दो चीज हमें रिक्वायर्ड है। अब आप देखो आपको गिवन है 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब 3 मोलर का क्या मतलब है, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है ये बताता है मोलैरिटी। तो आपको पता होना चाहिए 3 मोलैरिटी है, मोलैरिटी 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई होप इसमें आपको डाउट नहीं होगा। 3 मोलर है, मोलैरिटी 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो आपको यहाँ से पता चल गए मोल्स। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें मिल गए, मोलैरिटी के फॉर्मूले के ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स, जो कि कितने हैं 3, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहे, इसी सॉल्यूशन की हमें बतानी है मोलैरिटी। तो मोल्स तो मिल गए, अब क्या रह गया, अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पर पूरे क्वेश्चन में किसी के भी मास का कोई डिस्कशन नहीं है, ना ही हमें कोई परसेंटेज दे रखी है जो हम मास निकालें। तो आपको पता है अब हमारे पास सिर्फ ये चीज हमें देखनी है कि कहां से आएगी। अगर ये चीज हमें मिल गई तो हमारी मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। अब मुझे किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का। तो मैं कह सकती हूं मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट। आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स जो हमें मिल गए, अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए कोई क्लू नहीं है, तो हमें पता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मिलके बनाता है सॉल्यूशन। तो मैं कह सकती हूँ अगर मान लो 80 ग्राम पानी है और 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो मिलके बनाएंगे 100 ग्राम। या मैं कहूँ कि 100 में से अगर मैं माइनस कर दूं 20 को, तो क्या मिल जाएगा मुझे, मास ऑफ सॉल्वेंट, वही मैंने किया है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, ये मुझे दे देगा मास ऑफ सॉल्वेंट, जो मुझे फॉर्मूले में चाहिए। अब ये कहां से आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सोल्यूट, इसकी वैल्यू मुझे मिल जाए तो ये मिल जाएगा, फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी हमेशा किसकी गिवन होती है, मैंने आपको पहले भी बोला है, हमेशा सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर है, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखते हैं, तो डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, जो मुझे निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कितना है 1 लीटर। लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या है, ml, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1000 ml, ताकि ml से ml कैंसिल हो जाए और मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन किस में मिल जाए, ग्राम में। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कितना होगा 1250 ग्राम। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं मास ऑफ सोल्यूट पे। तो सोल्यूट का मास कहां से आएगा, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला पता है। अब हमें मोल्स तो पता है, कितने हैं मोल्स 3, तो मोल्स की वैल्यू लगा दो 3। तो गिवन मास यानी मास ऑफ सोल्यूट मुझे निकालना है, सोल्यूट के ही मोल्स है ना, तो ये मास मुझे निकालना है अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो मुझे पता है, Na का 23 प्लस Cl का 35.5 मिलके बनेगा 58.5। यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स 3 थे इक्वल्स टू गिवन मास, यानी मास ऑफ सोल्यूट मुझे मिल जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मैंने लगा दिया ऐड करके। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, जो कि कितना आ गया 58.5 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 175.5 ग्राम। आई होप डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से, या पॉज नहीं पीछे करके बैक करके देख लो। देखो क्या बोला मैंने कि हमें यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट चाहिए था, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मैं कह सकती हूँ मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूशन मैंने कहां से लिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से।
मेरे पास वॉल्यूम भी था सॉल्यूशन का, डेंसिटी भी थी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया 1250 ग्राम। अब मुझे इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कहां से निकाला? गिवन मास इज इक्वल, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितने मोल्स गिवन थे मुझे? 3। गिवन मास निकालना था 58.5, मोलर मास था, तो यहां से आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, यानी 1250 में से अगर मैं 175.5 को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो माइनस जब करेंगे तो आ जाएगा 1074.5, ठीक है, किसमें आएगा? ग्राम में, पर मुझे किसमें चाहिए फॉर्मूले में? केजी में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.0745 ग्राम, यानी मुझे मिल गया यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 1.074, सॉरी ग्राम नहीं केजी, ठीक है, 1000 से डिवाइड करके ही कन्वर्ट हो गया केजी में। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 2.79। अब देख लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपली मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें डायरेक्ट अप्लाई करो। मोलैरिटी, कितनी मोलैरिटी थी? 3, तो 3 into 1000 दैट इज 3000 अपॉन डेंसिटी into 1000, डेंसिटी कितनी थी? 1.25, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1250। इसमें से आपको माइनस करना है मोलैरिटी into मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी कितनी है? 3, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? अभी हमने करा था इसको सॉल्व 58.5, यानी यहां से आ जाएगा 175.5। आप इसको सॉल्व कर लो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 2.79 मोलर, ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज अब आती है हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, नॉर्मेलिटी। इसका 11th में काफी डिटेल में डिस्कशन है, 12th में ये थोड़ा शॉर्ट में है, बट आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिशंस के लिए भी, और 12th में भी कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाता है, तो इन ब्रीफ इसको भी देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है? अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी होता है। अगर आपको कुछ बच्चों को कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत टफ लगती है कि मैम इसमें ये फॉर्मूला है, इसमें ये फॉर्मूला है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको मोलैरिटी आता है तो मोलैरिटी आ गया तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मेलिटी। The question arises what is n factor? तो n फैक्टर क्या होता है? एसिडिटी या बेसिसिटी। किसी भी एसिड में कितने H+ हैं या किसी भी बेस में कितने OH- हैं वो डिटरमाइन करते हैं उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी। HCl है जैसे कि, इसमें कितने H+ है? 1, तो इसका n फैक्टर हो गया 1। अगर H2SO4 की बात करूं तो इसका n फैक्टर हो गया 2, क्योंकि इसमें 2 H+ आयन है। सिमिलरली NaOH में एक OH है तो n फैक्टर हो गया 1, और CaOH का होल ट्वाइस में 2 है OH, तो इसका n फैक्टर हो गया 2। तो ये बहुत सिंपल है देखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आएगा वहां n फैक्टर देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, पर यहाँ आपको सिर्फ एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करनी है, यानी नंबर ऑफ H+ या OH- को ही चेक करना है। तो ये बहुत इजी है चेक करना, आपको फॉर्मूले से डायरेक्ट पता चल जाता है कितने H+ या कितने OH- है, ठीक है, वही होता है उसका n फैक्टर। तो जिन बच्चों को ज्यादा डीप पे नहीं जाना तो मोलैरिटी निकालना आ गया, उसी की प्रैक्टिस कर लो, मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा? नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूला है क्या इसका। देखो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था? मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर मुझे मोलैरिटी की जगह चाहिए नॉर्मेलिटी, तो मैं क्या करूंगी? नंबर ऑफ मोल्स की जगह ले लूंगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स की जगह आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, बाकी फॉर्मूला रहेगा सेम। अब नंबर ऑफ मोल्स था पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब अगर मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ तो मोल्स की जगह क्या आ गया? इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोलर मास की जगह क्या आ जाएगा आपका? इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, और n फैक्टर क्या होता है मैंने आपको अभी बताया है। तो ऐसा बोलने में लग रहा है बहुत कंफ्यूजिंग है, बट है नहीं इतना कंफ्यूजिंग। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है, कितना परसेंट है भाई? 38% H2SO4 है। इसकी आपको निकालनी है मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी। तो देखो अगर आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी थी तो आपको क्या चाहिए था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो नीचे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कॉमन है, ठीक है, जहां से भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा डेटा वो आपने लगा दिया। अब बात चेंज कहाँ आया है? सिर्फ ऊपर चेंज आया है। क्या चेंज आया है? यहाँ पर आपको निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपने यहाँ पे क्या किया? गिवन मास कितना है? 38% का मतलब 38 अपॉन इसका मोलर मास आता है 98।
मैं आपको बता रही हूँ चेंज का है, कॉम्प्लेक्स नहीं है ज्यादा, देखने में लग रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है, आप देखो कितना सिमिलर सा है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने बोला मोलैरिटी निकालो तो आपने वॉल्यूम और लीटर सेम है नीचे फॉर्मूले में, तो कोई इसकी डिस्कशन नहीं करते। अब H2SO4 के लिए आपको मोलैरिटी निकालनी तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास जो कि 98 होता है। अब मैंने कहा इसकी नॉर्मेलिटी निकालो, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास जो कि कितना है 38 अपॉन मोलर मास नहीं आएगा, क्या आएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 98 मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और H2SO4 में कितने H हैं, तो सिर्फ इसको 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ गया 46। तो कितना सा चेंज है, मोलैरिटी में आपने यहाँ 98 लगाया था, यहाँ पर आपको 46 लगाना है, सिर्फ इतना सा चेंज आया है। मोलर मास नहीं लेना, क्या लेना है इक्विवेलेंट मास। अगर मैं HCl का कैलकुलेट कराऊं तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या है सेम आएगी, क्योंकि जो मोलर मास है HCl का वही इक्विवेलेंट मास है, क्योंकि n फैक्टर तो 1 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोलैरिटी आपको आता है तो नॉर्मेलिटी में सिर्फ क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, नहीं मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, सिर्फ इतना सा चेंज है, राइट। नहीं तो आप अपना शॉर्टकट अप्लाई करो। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 3 मोलर HCl है, मोलैरिटी 3 है, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी, आपको पता है मोलैरिटी है 3 इंटू n फैक्टर, HCl में कितने H है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं है, तो अगर मोलैरिटी 3 है तो नॉर्मेलिटी भी कितनी होगी 3 होगी। अगर मैंने कहा आपके पास 3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, 3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी, मोलैरिटी है 3, n फैक्टर कितना है H2SO4 का 2, तो सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 6, सिर्फ इतनी सी बात है, राइट। अब हम कर लेते हैं, हमने मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हो चुके हैं, केवल एक बचा है मोल फ्रैक्शन, वो भी आज ही करेंगे। पर उससे पहले कुछ मिक्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वो कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो गाइस अब देख लेते हैं मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस। मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो ये है कि भाई हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है, कि 100 ml मैंने H2SO4 लिया जिसकी मोलैरिटी क्या थी 0.2 मोलर, और 50 ml मैंने ले लिया 0.1 मोलर HCl, और इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो आपको बताना है इसकी मोलैरिटी क्या है। एक तरीके के क्वेश्चन तो ये आते हैं। दूसरे तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपको बोला कि हमारे पास 12.38 मोलर का HCl सॉल्यूशन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है 0.10 मोलर HCl में, और कितना बनाना है 1 लीटर। हमें एक नया सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर और इतनी मोलैरिटी का बनाना है, हमारे पास इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, तो कितना सॉल्यूशन इसका यूज करें। ऑब्वियसली आपको मोलैरिटी को कम करना है तो पानी मिलाना है, पानी में कितना ये डालें जो हमारा ये सॉल्यूशन बन जाए। दो तरीके के क्वेश्चन है। अब आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला लगता है M1V1 M2V2। इसका मतलब मोलैरिटी, जैसे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl ऑफ दिस मोलैरिटी टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ दिस मच मोलैरिटी HCl। हमारे पास 12 मोलर HCl है, हमें 1 मोलर HCl बनाना है 1 लीटर, तो कितना अमाउंट हम इसका लें और कितना पानी। भाई अमाउंट इसका पूछा है, बाकी तो पानी होगा, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 आपको गिवन है 12.38, V1 आप निकालोगे, यही पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, इसका कितना वॉल्यूम ले। M2 कितनी मोलैरिटी का बनाना है 0.10, और कितना वॉल्यूम बनाना है 1 लीटर। तो आपका डायरेक्ट यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा किसमें, लीटर में, कि आपको कितना लीटर वॉल्यूम यहाँ पे लेना है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब एक ही सॉल्यूशन होता है उसी से हमें दूसरा सॉल्यूशन बनाना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करा है, नया सॉल्यूशन जो बना उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी पूछी है, जैसे कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, दोनों चीज पूछी है ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग। अगर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो नया सॉल्यूशन बना मिक्स करने के बाद उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो देखो अब आप इस केस में आप फॉर्मूला लगाओगे M1V1 प्लस M2V2 गिव्स M3V3, नॉर्मेलिटी है तो M की जगह ले लोगे N। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं। M1 कितना है मोलैरिटी 0.2 इनटू V1 कितना है 100 प्लस, क्योंकि हमने ऐड करा है सॉल्यूशन को, इस बार इन दोनों को ऐड करा है, यहाँ हमने ऐड नहीं करा था, इससे ये बनाया है पर ऐड नहीं करा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया है, तो प्लस का साइन, इसकी मोलैरिटी M2 कितनी है M2 0.1 और इसका वॉल्यूम कितना है 50 इक्वल्स टू, आपसे पूछा है नई मोलैरिटी कितनी होगी, जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी कितनी होगी और वॉल्यूम कितना होगा
भाई 100 ml ये था और 50 ml ये था, दोनों को मिक्स कर दिया तो कितना ml हो गया 150 ml। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल जाएगा M3। आप इसको सॉल्व कर लोगे, 150 से डिवाइड कर लोगे, आपको मिल जाएगी मोलैरिटी। ठीक है, आप खुद से सॉल्व करना, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 0.167 मोलर। ठीक है, आप चेक कर लेना सॉल्व करके, 0.167 मोलैरिटी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपको मोलैरिटी के साथ साथ और क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी जब आपको निकालनी है तो आप ये मत कहना कि मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, है ना, क्योंकि आप n फैक्टर किसका लगाओगे, एक H2SO4 है और एक HCl है ना। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला सेम अप्लाई कर सकते हो, m की जगह क्या ले लोगे, n, n1v1 प्लस n2v2 इक्वल्स टू n3v3। अब आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, वॉल्यूम तो 150 रहेगा क्योंकि 100 ये है 50 ये है, v3 तो 150 रहेगा, v2 भी सेम रहेगा 50, v1 भी क्या रहेगा 100। अब आपको नई नॉर्मेलिटी निकालनी है तो इनकी नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए। तो अब आप देखो ये है H2SO4, ठीक है। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा दो, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर आपका क्या देता है, नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी कितनी थी 0.2 और n फैक्टर इसका कितना है 2, तो 0.2 इंटू 2 यानी इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई H2SO4 की 0.4। 0.2 अगर मोलैरिटी थी तो n फैक्टर था 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दे यानी 0.4 हो गई नॉर्मेलिटी, यानी n1 की वैल्यू क्या आ गई 0.4 और n2 m2 तो सेम ही रहेंगे, 0.1 मोलैरिटी थी और 0.1 ही रहेगी नॉर्मेलिटी, क्योंकि इसका n फैक्टर क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही H प्लस है, तो ये सेम रहेगा, n2 और m2 बराबर है, दैट इज 0.1। n1 चेंज हो गया आपका ये। अब आप इसमें फॉर्मूले में अप्लाई कर दो और यहाँ से निकाल लो n3, जिसका आंसर आएगा 0.3 नॉर्मल। करेक्ट। एक और बात ध्यान रखनी है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में तो कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, पर इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जरूर देखना है जो दो सॉल्यूशन आपने मिक्स करे वो दोनों या तो एसिड होने चाहिए या वो दोनों बेस होने चाहिए। अगर दोनों एसिड हैं या दोनों बेस हैं तो आप सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट अगर एक एसिड है और एक बेस है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। तो जब भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो मस्ट चेक कि दोनों एसिड हैं या दोनों बेस हैं। एक एसिड एक बेस है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। कैसे क्वेश्चन करना है देखते हैं। तो अब आपने देखा जिन सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर रहे हैं वो दोनों एसिड और दोनों बेस नहीं है, एक एसिड और एक बेस है। जैसे कि आपने ये मिक्स करा, एक एसिड है और एक बेस है, तो अब क्वेश्चन कैसे होगा, अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना, अब आपको कैसे करना है वो देखो, क्योंकि एक एसिड और एक बेस को आपने मिलाया तो आपस में रिएक्शन करेंगे, क्योंकि एक एसिड और एक बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, है ना। तो आपको तो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी उस सॉल्यूशन की निकालनी है जो बचा है, जो रिएक्ट कर गया न्यूट्रलाइज हो गया वो तो खत्म हो गया ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहां से आएगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स था, बाकी सेम था। जब हमने मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी करा तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कर दिया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको देगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, लेकिन आपको जनरली वॉल्यूम किसमें दिया होता है, ml में। तो अगर मैं लीटर की बजाय ml ले लूं यानी मिलीलीटर ले लूं तो ये भी इक्विवेलेंट की जगह क्या निकल जाएगा, मिली इक्विवेलेंट। तो सिंपल है, ml को लीटर में कन्वर्ट मत करो, आप चाहो तो कर लो, आंसर सेम ही आना है, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करना। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देना है, आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। जैसे एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करता है, वैसे ही एक मिली इक्विवेलेंट एसिड एक मिली इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहला काम होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालना, जो कैसे निकलेगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से। तो नॉर्मेलिटी कितनी दी है 0.1 इनटू वॉल्यूम है 50 ml, ml में लगा रही हूं तो मिली इक्विवेलेंट मिल गए, कितने मिली इक्विवेलेंट मिल गए मुझे 50 इनटू 0.1 यानी कि 5 मिली इक्विवेलेंट, राइट। किसके हैं ये, H2SO4 के। नेक्स्ट अब कैलकुलेट कर लो NaOH के, NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 100। अगेन मैंने क्योंकि ml में लगाया है वॉल्यूम तो मिली इक्विवेलेंट मिलेगी कितने, 100 इनटू 1 दैट इज 10 मिली इक्विवेलेंट। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट बाय मल्टीप्लाइंग नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अगर सपोज मोलैरिटी दिया है क्वेश्चन में तो पहले शॉर्ट ट्रिक लगाओ, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर और क्या निकाल लो, नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी से ही आपके निकलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट। अब आपने देखा इस सॉल्यूशन को जब हमने मिक्स करा तो इसमें 5 मिली इक्विवेलेंट था एसिड यानी H2SO4 और 10 मिली इक्विवेलेंट था बेस यानी NaOH। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये तो 5 के 5 खत्म हो जाएंगे
और ये 10 में से कितने बचेंगे 5, क्योंकि एक मिली इक्विवेलेंट एसिड एक मिली इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो आपने देखा 10 - 5 यानी आपके पास बच गए 5 मिली इक्विवेलेंट, और किसके बचे बेस के NaOH के। आपके पास अब सॉल्यूशन में ये बचा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है नॉर्मेलिटी, दोनों ही निकालना है। पहले नॉर्मेलिटी निकालेंगे, जब हम इक्विवेलेंट से करें तो पहले नॉर्मेलिटी निकलेगी। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स। तो 5 मिली इक्विवेलेंट है हमारे पास, 5 मिली इक्विवेलेंट बचे किसके NaOH के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नहीं लेना हमें, अब हमें किस में लेना है मिलीलीटर में। तो कितना है 50 + 100 कितना है 150। तो 5/150 भी मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा ना, तो 5/150 ये आ गया आपका नॉर्मेलिटी। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.033, नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.033। आई होप क्लियर है। अगर नहीं है तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब आप देखोगे हमने एक एसिड और एक बेस को मिक्स करवाया है तो सबसे पहले आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। कैसे नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, नॉर्मेलिटी भी गिवन होगी वॉल्यूम भी। नॉर्मेलिटी नहीं है मोलैरिटी है तो पहले उसको मोलैरिटी इनटू n फैक्टर से क्या बना लो नॉर्मेलिटी। दोनों के मिली इक्विवेलेंट निकल गए, जिसके कम थे वो पूरे खत्म हो जाएंगे, जिसके ज्यादा थे वो बच जाएंगे। 10 - 5 5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बच गए। अब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट 5 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है मिलीलीटर में 150। आपने सिंपली डिवाइड करा और आपको मिल गई नॉर्मेलिटी। अब आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी भी निकालनी है, तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, अभी हमने शॉर्ट ट्रिक से देखा है कि भाई मोलैरिटी इनटू n फैक्टर हमें क्या देता है नॉर्मेलिटी। अब हमारे पास नॉर्मेलिटी है, यानी मैं कहूं नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर मुझे क्या देगा मोलैरिटी। अब n फैक्टर किसका लगाएंगे जो बचा, एसिड तो खत्म हो गया, ये तो बचा ही नहीं, क्या बचा बेस बचा है, और बेस क्या है NaOH, और NaOH का n फैक्टर क्या है 1। तो 1 से डिवाइड करने में तो कोई फर्क है ही नहीं, यानी जो नॉर्मेलिटी है वही आपकी मोलैरिटी भी है, ठीक है। अगर उल्टा होता ये 100 ml लिया होता और ये 50 लिया होता तो हमारे पास क्या बचता 5 मिली इक्विवेलेंट एसिड बच जाता। तब हमें नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर करना होता, यानी फिर हमें 2 से डिवाइड करना होता, यानी किस कौन सा n फैक्टर लेना है आपको, जो बचा है दोनों में से उसका n फैक्टर। आई होप आपको मिक्सिंग वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, जब एक एसिड और एक बेस को मिक्स करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप एक और क्वेश्चन कर लो, यहाँ 50 की जगह 100 ले लो और यहाँ 100 की जगह 50 ले लो, और मोलैरिटी सेम नॉर्मेलिटी सेम है। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कैलकुलेट करो कितनी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आएगी। आंसर मैं बता देती हूँ, चेक कर लेना, आपका आंसर आना चाहिए 0.1 नॉर्मल या फिर 0.05 मोलर। अब गाइस लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोल फ्रैक्शन, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं लाइसिस। अब आप देखो हम यहाँ पे A और B टर्म्स यूज करते हैं, तो A या 1 जो यूज होता है वो सॉल्वेंट के लिए होता है, 2 या B जो होता है आपको सोल्यूट के लिए करते हैं। आपकी बुक्स में जनरली ये दिया जाता है, आपको कहीं भी A या 1 दिखे तो सॉल्वेंट की बात हो रही है, 2 या B दिखे तो सोल्यूट की बात हो रही है। तो चलो देखो, मैंने आपसे कहा मैंने एक बीकर लिया और इसमें N2 गैस मिला दी और O2 गैस मिला दी। N2 ली मैंने 5 ग्राम और O2 ली मैंने 4 ग्राम। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोल फ्रैक्शन नहीं है, ध्यान से सुनो, दो चीजों को मिला दिया। अब मैंने बोला कि कितना फ्रैक्शन है N2 का, तो आप क्या कहोगे कि मैम 5 ग्राम है ना नाइट्रोजन, तो 5 है और डिवाइडेड बाय 5 + 4 9, आप यही करते हो। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कितना नाइट्रोजन है तो आप कहोगे 5 ग्राम है, टोटल 9 ग्राम में से 5 ग्राम मैंने N2 डाल दी, 4 ग्राम O2 डाल दी, तो वो मिक्स हो गई ना, टोटल कितनी थी 9 ग्राम, लेकिन 9 में से नाइट्रोजन कितना था 5 ग्राम, तो फ्रैक्शन क्या है नाइट्रोजन का 5/9। सिमिलरली O2 का फ्रैक्शन क्या है 4/5 + 4 यानी 9, टोटल 9 में से 4 है क्या ऑक्सीजन, तो ये होता है फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, हमें क्या पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या लग गया आगे मोल्स, तो आपको क्या करना है भाई, मैंने बोला था फ्रैक्शन ऑफ N2, अगर मैं कहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 तो आपको क्या लेना है ग्राम नहीं नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, नीचे भी दोनों के क्या लेने हैं नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। सिंपल इतना सा चेंज है कि अगर मैंने आपसे कहा A यानी सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को ऊपर रखना है और टोटल मोल्स को नीचे रखना है, दैट इज A + B। अगर मैंने आपसे कहा B के मोल फ्रैक्शन बताओ, तो क्या करना है B के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखना है और A + B को नीचे रखना है, यानी टोटल को। ठीक है, ये तभी की बात है जब मैंने दो चीजों को मिक्स किया है, 3 को मिक्स किया है, तो यहाँ पे NC भी आ जाएगा, N3 भी आ जाएगा। ठीक है, जितने आपके क्वेश्चन में दिए, लेकिन जनरली 2 ही चीजें ली जाती हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सबका सम क्या होता है 1, इसी तरह सारे मोल फ्रैक्शंस का भी सम क्या होगा 1। अगर 2 ही चीजों को मिक्स किया है तो आपको जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला लगा के ही दोनों के आंसर निकालो, आप एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, दूसरे का क्या होगा 1 - दिस, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ A + B कितना आएगा 1,
तो अगर आपने XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैलकुलेट कर लिया तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ B के लिए क्या लगा सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपली है, आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। A है तो A का, जैसे नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप नाइट्रोजन का मोलर मास और गिवन मास लगाओगे। 5 बाय मोलर मास कितना होता है इसका, 28 N2 का, तो वो आपको लगाना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है। तो जल्दी से लास्ट एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसका। देख लेते हैं, क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H2 इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास कितना है, 20%। तो सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, 20% बाय मास, इसका मतलब 20 ग्राम है इथाइलिन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, 20 ग्राम क्या है सॉल्यूट, 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन, यानी मैं कह सकती हूँ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम। भाई 80 ग्राम पानी और 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिलके बनाएंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखो पानी निकल जाता है बार बार मुंह से, लेकिन देखो बार बार पानी वर्ड यूज कर लेती हूँ मैं, सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, जनरली हम वाटर लेते हैं। तो चलो अब जल्दी से देखो, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। फॉर्मूला आपके सामने है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है इस बार हमें, C2H6O2 का। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल्स के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे अपॉन टोटल। टोटल में कौन सा है, एक तो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल ही है, दूसरा किसके मोल्स लेने हैं आपको, इन अ सॉल्यूशन बाय मास, कुछ भी नहीं है, यानी वाटर की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन दिया भी हो सकता है क्वेश्चन में, मे बी मिस हो जाओ। ठीक है, तो अब देखो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इस फॉर्मूले में केवल क्या रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो क्या लगाना है, गिवन मास कितना है 20 अपॉन मोलर मास। जब आप कैलकुलेट करोगे इसका मोलर मास तो आएगा 62। ठीक है, तो 20 और डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आएगा 62। जब आप कैलकुलेट करोगे इसका मोलर मास आ जाएगा 62, यानी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमें किसके मोल्स चाहिए फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास कितना है 80। भाई 20 ग्राम सॉल्यूट है तो 80 बचा सॉल्वेंट, क्योंकि टोटल तो 100 है, तो गिवन मास कितना है 80 और वाटर का मोलर मास कितना आएगा 18। तो सिंपली आप फॉर्मूले में अप्लाई करो और सॉल्व कर लो। मुझे इसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पहले इथाइलिन ग्लाइकोल के लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के भी प्लस वाटर के भी, और आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। तो सेकंड वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो भी बोर्ड्स में या कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक्स। बट उसके लिए आई वांट मोटिवेशन फ्रॉम यू, फ्रॉम योर साइड। शेयर करो इसको ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे तो मैं और ज्यादा मोटिवेट होंगी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।